Hello everyone, welcome to this very useful premier video. दोस्तों हमने अभी तक कल स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 16 दैट वाज फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम द एनिमल फिजियोलॉजी। तो उसमें मैंने आपको करवाया था डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। ह्यूमन की बॉडी में खाना कैसे पचता है और कैसे डाइजेस्ट होता है, वेस्ट कैसे बाहर आता है, फूड किस किस फॉर्म में यूज़ होता है, कौन से एंजाइम है, वो सारा हमने कर लिया है। इस वीडियो में आपको मैं चैप्टर नंबर 17 में नेक्स्ट जो फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है दैट इज़ ब्रीथिंग एंड गैसेस एक्सचेंज। तो ह्यूमन में ये भी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, एक फंडामेंटल प्रोसेस है ब्रीथिंग का, गैस को एक्सचेंज करना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ऑक्सीजन को लेना। सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके साथ काफ़ी और भी एट्रीब्यूट्स हैं, वो सारा हम पढ़ेंगे इसमें। तो इस चैप्टर में आपको करवाएंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में, मैकेनिज़्म क्या है ब्रीथिंग का, उसके बाद एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन और डिसऑर्डर ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ पे हम कह सकते हैं इसको, यहाँ पे बात करते हैं हम द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोसफेयर विद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय सेल। सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, प्लांट में भी आपने देखा है सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से मेटाबोलाइज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एटीपी बनते हैं। तो यही ह्यूमन में भी बेसिक प्रोसेस चलता है। तो सेल में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, फिर टिश्यू में जाती है, फिर लंग्स में चली जाती है, फिर लंग्स से बाहर जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना उसको कहते हैं एक्सपीरेशन, ऑक्सीजन को अंदर लेना डेट इज इंस्पिरेशन। इसको ब्रीथिंग भी कहते हैं या रेस्पिरेशन। आगे अगर आप बताया आपको इन्होंने जैसे आप अपना हाथ रखो चेस्ट के साथ, यू विल फील द चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन। आपको जो आपकी चेस्ट है, छाती है, ऊपर नीचे जाती नज़र आएगी। दिस इज़ ऑल अबाउट द रेस्पिरेशन, इस वजह से होती है। आगे फर्स्ट जो इसमें हम करेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन। मैकेनिज़्म जो है ब्रीथिंग का वेरी अमंग द डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल, अलग अलग एनिमल में चेंज होता है ऑन देयर हैबिटेट, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं जैसे स्पंजेस हैं, सीलेंट्रेट्स हैं, फ्लैटवर्म्स हैं, इनमें जो गैस एक्सचेंज है वो बॉडी में जाता है, डिफ्यूज़न के थ्रू जाता है, स्किन के थ्रू। इनमें कोई पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता। अर्थवर्म जो है इसकी जो क्यूटिकल है, स्किन है, मॉइस्चर रहती है, गीली मिट्टी में रहता है। एंड इंसेक्ट में जो छोटे ट्यूब्स होते हैं इसको ट्रैकियल सिस्टम कहते हैं, स्पाइरेकल छोटे छोटे पोर होते हैं, वहाँ से एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन बॉडी में जाती है। जो स्पेशल वस्कुलर स्ट्रक्चर जैसे गिल्स हैं, ये एक्वेटिक आर्थ्रोपोड में अपीयर होते हैं, जैसे मस्कुलर मलस्का में आएंगे। फिर उसके बाद वेस्कुलराइज बैग जो है, लंग्स हैं, जो टेरेस्ट्रियल रेस्पिरेशन में काम करते हैं। जो गिल्स हैं फिश में भी होते हैं। अमंग द वर्टिब्रेट जो फिश हैं वो गिल्स का यूज़ करते हैं। तो वेयर एज जो रेप्टाइल, बर्ड, मैमल है, इनमें लंग्स का काम है। जो एम्फीबियन है, फ्रॉग है, उसके 3 तरह की रेस्पिरेशन होती है। स्किन से उसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। एक बकोफेरेंजियल कैविटी होती है मुंह के बकल कैविटी के नीचे, फेरिंग्स से पहले, उसको बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन कहते हैं। लंग्स के थ्रू होती है, डेट इज़ अ पल्मोनरी रेस्पिरेशन। 3 तरह की रेस्पिरेशन है एम्फीबियन में, वेरी कम्प्लेक्स सिस्टम। और एम्फीबियन का जो हार्ट है डेट इज़ मोस्ट कम्प्लेक्स हार्ट इन द एनिमल किंगडम। तो ये भी आपको मैं बता दूं, हार्ट वाले चैप्टर में करेंगे। ह्यूमन के रेस्पिरेटरी ऑर्गन के ऊपर हम फोकस करेंगे। वी हैव ए पेयर ऑफ एक्सटर्नल नेरिस। हमारी जो नाक होती है उसकी जो ओपनिंग उसको नेरिस कहते हैं। 2 एक्सटर्नल नेरिस होते हैं, ओपनिंग अपर लिप के पास। तो लीड टू द नेजल चैम्बर, उसमें नेजल चैम्बर होता है। तो नेजल चैम्बर जो है नेजोफेरिंग्स में खुलता है, विच इज़ द पोर्शन ऑफ द फेरिंग्स कॉमन पासेस फॉर फूड एंड एयर। नेजोफेरिंग्स जो है फेरिंग्स का पार्ट है। फेरिंग्स के बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। एक जो इसोफेगस को जाएगा ओरोफेरिंग्स आएगा, जो नेज़ल को आएगा वो नेजोफेरिंग्स आएगा। एक जो मिडल एयर के साथ कम्युनिकेट करता हुआ है स्टिशियल ट्यूब, ये भी आपको शायद पता होगा, आगे क्लियर हो जाएगा जब करेंगे। जो नेजोफेरिंग्स है ये ग्लॉटिस के थ्रू ऊपर होता है। लेरिंग्स के पास जो आपका साउंड बॉक्स है जिससे आपकी वोकल कॉर्ड होती हैं, और वहाँ से ट्रैकिया में जाता है। लेरिंग्स एक कार्टिलेज बॉक्स होता है जो कि साउंड प्रोडक्शन में काम करता है, इसलिए इसको साउंड बॉक्स कहते हैं। ड्यूरिंग द स्वेलिंग जो ग्लोटिस है कैन बी कवर्ड बाय थिन इलास्टिक जो फ्लैप होता है डेट इज एपिग्लोटिस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इन द लेरिंग्स। तो जब हम खाना खाते हैं हम जो है सांस अपनी रुक जाती है विद द एपिग्लोटिस, ये मैंने कल बताया था, क्योंकि खाना ना फंस जाए कहीं लंग्स में। इसलिए जो जब खाना खाते हैं बोलना नहीं चाहिए। जो ट्रैकिया स्ट्रेट ट्यूब है
जो कि मिड थोरेक्स कैविटी से होती हुई जाती है विद द फिफ्थ थ्रेसिक वर्टिब्रा पे राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी ब्रोंकाई में खुल जाती है। सो ई जो ब्रोंकाई है वो रिपीटेड डिवीज़न के साथ छोटे छोटे ब्रांचेज में डिवाइड हो जाता है। उसमें सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, फिर ब्रोंक्यूल में जाके टर्मिनल होता है। जो ट्रैकिए हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंक्यूल है एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेज रिंग। इन्हें कार्टिलेज के रिंग होते हैं। ईच टर्मिनल जो ब्रोंक्यूल है एंड होता है जाके बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं एल्बुलाई। सो ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, एल्बुलाई जो है लंग्स को बनाते हैं, लंग्स के जो पार्ट हैं। सो वी हैव 2 लंग्स, हमारी बॉडी के 2 लंग्स होते हैं, फेफड़े 2 होते हैं हमारी बॉडी में। सो विच आर कवर बाय डबल लेयर जिसको प्लूरा कहते हैं। प्लूरा में प्लूरल फ्लूइड होता है, ये फ्रिक्शन से बचाता है और लंग्स को इंजरी से बचाता है। जो ओटल प्लूरल मेम्ब्रेन है इज़ क्लोज इन कंटैक्ट विद थोरेसिक कैविटी। तो यहाँ देखिए ये आपका एपिग्लोटिस है, लेनिंग्स है, ये ट्रैकिया है, इसके कार्टिलेज रिंग आपको नज़र आ रहे होंगे। और उसके बाद आप देख सकते हो ये प्राइमरी ब्रोंकस यहाँ डिवाइड हुआ है, प्राइमरी सेकेंडरी आगे डिवाइड होगा, लास्ट में ब्रोंक्यूल से एल्बुलाई बनेंगे, सैक लाइक स्ट्रक्चर। तो ये आप यहाँ देख सकते हो ये रिब है, काट करके दिखाई हैं, 12 पेयर ऑफ रिब होते हैं। 2 लंग्स हैं राइट एंड लेफ्ट। जो आपका लेफ्ट लंग है छोटा होता है, राइट लंग बड़ा होता है। राइट लंग्स की 3 लोब होती हैं, लेफ्ट लंग की 2 लोब होती हैं। तो इसमें एक मेम्ब्रेन होती है प्लूरल मेम्ब्रेन, इसमें प्लूरल फ्लूइड होता है, प्लूरल्स होता है जो उसको बचाता है, शॉक अब्जॉर्प्शन करवाता है। सो नीचे एक डोम लाइक एरिया था जिसको डायाफ्राम कहते हैं, जे एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ द लंग्स में काम करता है। ये हम आगे पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको इतना क्लियर हो गया होगा। उसके बाद दोस्तों आगे बात आती है जो थोरेसिक की लाइनिंग की बात कर रहा है उसके साथ कम्युनिकेट करता है। एंड द इनर जो प्लूरल मेम्ब्रेन है इट्स कंटैक्ट विद द लंग। द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल ऑफ द टर्मिनल ब्रोंक्यूल consist the conducting part whereas the alveoli and the duct form the respiratory और ऑक्सीजन पार्ट। और यहाँ अपने नोट करना है, कह रहा जो पार्ट है जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से ब्रोंक्यूल तक जाता है वो एक पासेज बनाता है, कंडक्टिंग पाथ। और एल्बुलाई से जो डक्ट है रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, तो गैसेस एक्सचेंज बेसिकली कहाँ होती है एल्बुलाई में, उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। तो कंडक्टिंग पार्ट जो है ट्रांसपोर्ट करता है बाहर की ऑक्सीजन को एल्बुलाई तक। तो क्लियर इट फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल। नाक में जो आपके हेयर होते हैं, म्यूकस होता है, उससे जो डस्ट होती है एयर की कवर हो जाती है। ह्यूमिडिफाइड करता है, ह्यूमस जो को कंट्रोल करता है। और बॉडी के टेम्परेचर उसको एयर को गर्म करता है। इसलिए हमें जो सांस है वो नाक के रास्ते लेने चाहिए, साफ़ हो जाती है, एयर थोड़ी गर्म होती है। तो एक्सचेंज पार्ट जो है एक्चुअल वहाँ से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट होता है इन द ब्लड बाय द एल्बुलाई। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ से। तो जहाँ तक कोई डाउट है आप पूछ सकते हो। उसके बाद जो लंग्स हैं वो सिचुएटेड इन द थोरेसिक चैम्बर विच आर ऑटोमेटिकली एंड एयर टाइट चैम्बर। द थोरेसिक चैम्बर जो है इट इज़ फॉर्म्ड डॉर्सली बाय वर्टिब्रल कॉलम, पीछे वर्टिब्रल कॉलम होता है चैम्बर में, आगे स्टर्नम जो चेस्ट बोन होती है मिड में जो होती है, तो लेटरली बाय रिब्स, साइड में रिब्स होती हैं। और लोअर साइड पे डॉम शेप आपका डायाफ्राम होता है, जी आपको बता दिया। अनाटॉमिकल सेटअप लंग्स जो है इस वे में होता है, दैट इज़ द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी कैन बी रिफ्लेक्टेड इन लंग्स और पल्मोनरी कैविटी। पल्मोनरी कैविटी को जो थोरेसिक कैविटी जैसे बड़ी होती है, छाती फूलेगी या कंट्रैक्ट होगी, उसके रिस्पॉन्स के साथ जो आपके लंग्स हैं कंट्रैक्ट हैं, रिलैक्स करते हैं। सच एंड अरेंजमेंट एसेंशियल है फॉर ब्रीथिंग के लिए। सो रेस्पिरेशन का आगे हम फिनोमिना देखेंगे। इसमें फॉलोइंग स्टेप्स हैं। पहले ब्रीथिंग है, पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच द एटमॉस्फेरिक एयर जो है आती है कार्बन डाइऑक्साइड एल्बुलाई में आती है। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन एल्बुलर मेम्ब्रेन में होगा, इसको रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कहते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस फिर ब्लड में होगा। डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय सेल इन कैटाबॉलिक प्रोसेस, फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी जिसको कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, जो माइटोकॉन्ड्रिया में या प्लास्टिड में होती है। ये आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ। उसके बाद है ब्रीथिंग का मैकेनिज्म। अब जो एयर है बाहर से एल्बुलाई तक कैसे पहुँचेगी, डैट इज़ द ब्रीथिंग। सो ब्रीथिंग के 2 पार्ट हैं, इंस्पिरेशन जब हम गैस को अंदर लेते हैं, एक्सपिरेशन जैसे बाहर निकालते हैं। मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट द लंग्स इज क्रिएटिंग ए ग्रेडियंट प्रेशर, प्रेशर बन जाता है लंग्स में विद द एटमॉस्फेयर। इंस्पिरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर इन द लंग्स जो है
इज़ लेस देन द एटमॉस्फेरिक, यानी गैस जो है हाई टू लोअर प्रेशर जाती है। जब लंग्स में प्रेशर कम होगा, बाहर ज़्यादा होगा, तो ऑटोमेटिकली लंग्स के अंदर ऑक्सीजन जाएगी। तो देर इज़ अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद द रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक। सिमिलरली जो एक्सपिरेशन है तब जाती है जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा हो जाता है एटमॉस्फेयर से, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जब ज़्यादा बढ़ जाती है अंदर आपके लंग्स के एटमॉस्फेयर में कम होती है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। सो डायाफ्राम जो स्पेशलाइज मसल सेटअप है होते हैं इसमें, डायाफ्राम में वो स्पेशल मसल होते हैं जो रिब्स के साथ एक्सटर्नल एंड इंटर कोस्टल मसल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। कोस्टल होती है रिब में दो तरह के मसल होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। आगे डायग्राम में बताएंगे आपको, यह आपने याद रखना है। जो रिब्स में होते हैं हेल्प इन द जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट, तो ये प्रेशर कम या ज़्यादा कर देती है गैस का। इंस्पिरेशन जब होती है, जो आपने नोट करना है यहाँ से, जब इंस्पिरेशन होती है जब आप अंदर को सांस लोगे तो इसमें डायाफ्राम कंट्रैक्ट करेगा, तो इससे वॉल्यूम थोरेसिक कैविटी का इंक्रीज हो जाएगा एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में। कंट्रैक्शन जो है ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकोस्ट मसल जो लिफ्ट कर देती है रिब को ऊपर, और जो स्टर्नम है कॉजिंग द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी, यानी जब हम सांस लेते हैं इसमें एक्सटर्नल इंटरकोस्ट मसल कंट्रैक्ट करते हैं, डायाफ्राम भी कंट्रैक्ट करता है, थोरेसिक कैविटी इंक्रीज होती है। ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरेसिक कैविटी जो वॉल्यूम जो है कॉजेस सिमिलर इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है। सो इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम, इन पल्मोनरी वॉल्यूम होता है कितनी लंग्स की कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करना, तो इससे डिक्रीज होता है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर लेसर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो जिससे क्या हो जाता है एयर ऑटोमेटिकली अंदर जाती है। दैट इंस्पिरेशन दैट इज़ द रिलैक्सेशन ऑफ डायाफ्राम, जब डायाफ्राम रिलैक्स हो जाता है, एंड द इंटरकोस्टल जो इनर इंटरकोस्टल मसल है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे, स्टर्नम जो है नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगी, थोरेसिक कैविटी रिड्यूस हो जाएगी। तो दिस इज़ द इंस्पिरेशन, तो इससे जो वॉल्यूम पल्मोनरी कैविटी का जो है वॉल्यूम क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। सो दिस लीड टू द इंक्रीज इन द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, प्रेशर अब अंदर बढ़ रहा है, एंड स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉजिंग द एक्सपल्शन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग। फिर जब प्रेशर अंदर बढ़ जाएगा फिर ऑक्सीजन जो है अंदर बढ़ यूज़ हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से आ रही है एल्बुलाई में, फिर बाहर जाएगी। अबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल इन द एब्डोमेन, डायग्राम में देख सकते हो। ऑन एन एवरेज ए हेल्थी जो ह्यूमन है 12 से 16 बार सांस लेता है 1 मिनट में। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग कैन बी एस्टिमेटेड बाई यूजिंग स्पायरोमीटर, स्पायरोमीटर इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप वॉल्यूम देख सकते हो, इससे आपके लंग्स की जो कैपेसिटी है उसको चेक किया जाता है। तो यहाँ देख सकते हो ये दिखाया हुआ है फिनोमिनास, ये डायग्राम में आप देख सकते हो। जब हम सांस लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे डायाफ्राम कंट्रैक्ट हो रहा है, जब कंट्रैक्ट होगा और रिब्स जो स्टर्नम है रेज हो गई हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्ट मसल कंट्रैक्ट हो गए, थोरेसिक कैविटी बढ़ गई है। और उसके बाद दूसरी बात कर रहा है यहाँ पे रिलैक्सेशन की, रिब्स स्टर्नम जो है ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगी, डायाफ्राम रिलैक्स हो जाएगा तो उसकी आर्क बढ़ जाएगी, जब आर्क बढ़ेगी तो ऊपर को थ्रस्ट लगेगी, जो डायाफ्राम कंट्रैक्ट करेगा तो नीचे को जाएगा। तो ये आप याद करना है यहाँ से। सो वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगा, ऑटोमेटिकली गैस बाहर जाएगी। उसके बाद जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम होते हैं फ्रेंड, उसके बारे में आपने याद रखना है। तो सबसे आता है टाइडल वॉल्यूम टीबी, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर और एक्सपायर ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। जब आप नॉर्मल सांस लेते हो बिना जोर लगाए, कितनी ऑक्सीजन अंदर जब बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हो, डेट इज़ द 500 ml। हेल्थी जो मैन है वो इंस्पायर एक्सपायर करता है अप्रोक्सीमेटली 6000 to 8000 जो एयर है 1 मिनट में इतनी अंदर बाहर लेके जाता है। उसके बाद इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IVR, एडिशन वॉल्यूम जो है जो कि आप फोर्सिबल रेस्पिरेशन से साथ अंदर ले सकते हो, यानी टाइडल वॉल्यूम के साथ अगर ज़्यादा आपने और लेनी है ऑक्सीजन उसको IVR कहते हैं, ये 2500 से 3000 ml होता है। इंस्पायरेटरी एक्सपायरेटरी बल जब बाहर सांस छोड़ते हो, एडिशनल ऑफ एयर जब पर्सन कैन एक्सपायर है फोर्सिबल रेस्पिरेशन, कितनी आप ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को चेंज कर सकते हो, यानी जब आप सांस छोड़ रहे हो तो कितनी एडिशनल कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालोगे, 6000 या 8000 के साथ कितनी एक्स्ट्रा बाहर निकालोगे, तो वो 1000 से 1100 ml होती है। तो ये आपने याद करना है। उसके बाद दोस्तों आता है रेजिडुअल वॉल्यूम RV, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको समझ लेना है यहाँ से, इसका काफ़ी रोल है आपकी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए। सो वॉल्यूम ऑफ द एयर जो लंग्स में रहती है, जब आप जितना मर्जी जोर लगा लो
कभी आपके लंग्स खाली नहीं होंगे। अब लंग्स खाली हो जाएंगे तो कोलैप्स कर जाएंगे। जैसे बलून से हवा निकाल देंगे, इकट्ठा हो जाता है, उसको फुलाने के लिए फिर स्पेल करना पड़ता है। बट आपके लंग्स एक बार जब कंट्रैक्ट कर जाएँ तो फिर उसे फुलाया नहीं जा सकता, उससे डेथ हो जाती है। तो रिजर्व वॉल्यूम कितना रहता है, 1100 से लेके 1200 ml। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आईसी द जो आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इन ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एस्पिरेशन। ये टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, दोनों को करके इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आती है। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में आएगा टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को जोड़ के। फंक्शनल रेजिड्यूल कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ एयर डेट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल। जब नॉर्मल सांस छोड़ोगे अंदर कितनी हवा बचेगी, डेट इज़ द एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रिजर्व वॉल्यूम। उसके बाद वाइटल कैपेसिटी, मैक्सिमम जो एयर है ए पर्सन कैन ब्रीथ आफ्टर फोर्सफुल रेस्पिरेशन, कितनी सांस बाहर छोड़ सकता है जोर लगा के। इसमें एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, आईवीआर जो है मैक्सिमम होने चाहिए। इसको टोटल करेंगे, टोटल जो लंग कैपेसिटी है वो कैसे आएगी, द टोटल जो एयर है अकोमोडेटेड इन लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स रेस्पिरेशन। तो उसमें रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इसको कैसे करेंगे, वाइटल कैपेसिटी को रेजिडुअल वॉल्यूम के साथ प्लस कर देंगे। तो ये आपने याद रखना है यहाँ पे। तो यहाँ बात कर रहा है बाय एडिंग ए फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, जैसे बताया हुआ है, वन कैन ड्राइव वेरियस पल्मोनरी कैपेसिटी विच कैन बी यूज इन क्लिनिकल डायग्नोस्टिक। तो ये जो टर्म्स है ये क्लिनिकल जो डॉक्टर्स होते हैं उनको काफ़ी हेल्प करती हैं, इससे जो लंग्स की पोजीशन पता चल जाती है और लंग्स में कोई बीमारी रेस्पिरेशन से लॉन्ग बन रही है उसको भी यहाँ याद कर सकते हैं। तो अब क्या हुआ, गैस जो है आ गई है एल्वुलाई के पास, अब उसका एक्सचेंज होना है। सो एल्वुलाई जो है आर प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस। एक्सचेंज ऑफ गैस जो है ब्लड एंड टिश्यू में भी होती है। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सचेंज होती है बाय सिंपल डिफ्यूजन मेनली बेस्ड ऑन द प्रेशर कंसंट्रेशन। Solubility of gas as well as the thickness of membrane involved in diffusion are also important factors। यानी ब्लड में भी जाएगी, डिजोल्व होके भी जाएगी। सो द प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिविजुअल गैस इन ए मिक्सचर इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। पता ही आपको, डाल्टन का फार्मूला है। तो टोटल में से एक जो डिफरेंट गैस का प्रेशर है डेट इज पार्शियल प्रेशर। सो पार्शियल प्रेशर पी से शो करते हैं, पी ऑक्सीजन एंड पी ओ सी डी ओ है, इससे शो करते हैं। जो पार्शियल प्रेशर है टू गैसेस का इन एटमॉस्फेयर बाय टू साइट ऑफ डिफ्यूज़न जो यहाँ दिया हुआ है, इसको नोट कर सकते हो। ये पूरा देख लीजिए यहाँ से डायग्राम। तो रेस्पिरेटरी जो गैसेस है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेयर में कितना है 159.3, एल्वुलाई में 104.40, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो ऑक्सीजन 40 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड 45 होती है। और फ्रेंड्स यहाँ इसको आपने बहुत याद रखना है ध्यान से। और ये जो ग्रेडियंट है काफ़ी रोल प्ले करते हैं। तो बाकी एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये आपको हर एक बुक में मिल जाएगा और इससे आपको पूरा फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा कैसे गैसेस जाती हैं। तो ये एल्वुलाई है लंग्स का, इंस्पायर्ड एयर, एक्सपायर्ड एयर। एल्वुलाई एयर जो है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का है 104 mm ऑफ मर्करी, कार्बन डाइऑक्साइड है 40 mm ऑफ मर्करी एल्वुलाई में। सो पल्मोनरी जो आर्टरीज़ है जो ब्लू कलर से शो की है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। तो पल्मोनरी वेन जो है इसमें प्यूरीफाइड ब्लड है, रेड जो होता है प्यूरीफाइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। फिर जो लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में जा रहा है विद द सिस्टेमिक आर्टरी, ये आपको मैंने डबल सर्कुलेशन बताया था पहले, याद होगा, पिछली वीडियो देख लेना। और कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पार्शियल प्रेशर यहाँ ऑक्सीजन का ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड का कम है। तो यहाँ टिश्यू में एक्सचेंज हो गया, टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर आ जाएगी, ऑक्सीजन चली जाएगी और यहाँ से ग्रेडियंट चेंज होएगा, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ ज़्यादा हो जाएगी आर्टरी में, पल्मोनरी में जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम हो जाएगा। तो 5 का डिफरेंस होता है, फिर यहाँ ऐसे इस ग्रेडियंट से जाती है गैस। सो यहाँ जो ग्रेडियंट बना हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड का ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता है, यानी फ्रॉम द टिश्यू टू ब्लड एंड ब्लड टू एल्वुलाई। एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है 20 से 25 ज़्यादा है ऑक्सीजन से, सो द अमाउंट ऑफ CO2 कैन डिफ्यूज थ्रू डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर डिफरेंस इन द पार्शियल प्रेशर इज़ मच हायर एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो सॉल्युबिलिटी से डिफ्यूज़न ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का डिफरेंस बनता है। सो डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन जो है इट इज़ मेड अप ऑफ द 3 मेजर लेयर, नेमली द थिल स्केमस एपिथेलियम एल्वुलाई की 3 मेम्ब्रेन होती है, जो रेस्पिरेटरी सरफेस की बात करो। एक आती है स्केमस एपिथेलियम जो होती है एल्वुलाई की,
एंडोथीलियम जो कैपिलरी वॉल की है, एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है दोनों में आती है। वो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे ये एल्वलाई आ रहा है फ्रेंड। एल्वलाई की जो थिक लेयर आ रही है, ये बीच आ गई बेसमेंट मेम्ब्रेन जो जेलो से शो की हुई है। सो ये कैपिलरी की जो एंडोथीलियम है, ये एपिथीलियल लेयर है एल्वलाई की। सो ये रेस्पिरेटरी सरफेस है दिस एरिया, ये जो 3 मेम्ब्रेन्स हैं इसमें चेंज होता है। तो मेन यहाँ में गैसेस एक्सचेंज होती है। सो मेन आप ये देखना यहाँ पे केमिकल क्या क्या चेंजेस होती हैं, ये आपने यहाँ से याद कर लेना है। अब गैस का ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं आपको, मेन यहाँ से आप फोकस कर लीजिए। सो इसमें जो बात होगी मेनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन की होगी, और कैसे रेगुलेट होती है देख लेना ध्यान से। तो ब्लड जो है डेट इज़ मीडियम है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए। 97% ऑक्सीजन जो है आरबीसी लेके जाते हैं, रिमेनिंग 3% जो है ये डिज़ोल्व फॉर्म में जाती है प्लाज्मा के साथ। 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड जो है आरबीसी लेके जाते हैं, 70% जो है बाइकार्बोनेट की फॉर्म में जाती है, और जो 7% है वो डिज़ोल्व रहती है प्लाज्मा में। ये आपने याद कर लेना है, यहाँ से पूछा जाता है। यानी ज़्यादा जो ऑक्सीजन है आरबीसी लेके जाते हैं। अब ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए ज़रा इसको ध्यान से। जो हीमोग्लोबिन रेड कलर्ड पिगमेंट होता है, आयरन कंटेन करता है, और ऑक्सीजन बाइंड करती है हीमोग्लोबिन के साथ, रिवर्सिबल मैनर में टूट भी जाती है। जब ऑक्सीजन बाइंड करती है उसको ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कहेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। सो ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है मैक्सिमम जो है 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल लेके चलता है, याद रखना है। सो बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन जो पार्शियल प्रेशर के अगेंस्ट चलती है। तो पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोनियम आयन एंड टेम्परेचर जो है ये फैक्टर करते हैं इसके साथ इंटरफेयर। और सिगमेंट कर्व बनती है ऑक्सीजन की, सैचुरेशन कर्व जो होती है हीमोग्लोबिन के साथ। एंड इसको प्लॉट किया जाएगा जब, तो आपको इसका रिजल्ट देख सकते हो यहाँ पे, प्लॉटेड अगेंस्ट द हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, ये ऑक्सीजन डेसोसिएशन कर्व होती है। हाईली यूजफुल इन स्टडी इन द फैक्टर, काफ़ी फैक्ट स्टडी किए जा सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर, हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। सो इन द एल्वोलाई वेयर देयर इज द हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, लो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर होता है, लेस हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, लोअर टेम्परेचर, द फैक्टर आर फेवरेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये हीमोग्लोबिन को बाइंड करवाने में हेल्प करते हैं विद द ऑक्सीजन। वेयर एज टिश्यू में ऑक्सीजन कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होती है, तो इसलिए यहाँ डेसोसिएशन हो जाती है। यानी एल्वोलाई में हीमोग्लोबिन जोड़ता है, टिश्यू में आके तोड़ता है, तो यहाँ से सैचुरेशन एंड डीसैचुरेशन होती है। सो दिस क्लियरली इंडिकेट दैट द ऑक्सीजन गेट बॉन्ड टू द हीमोग्लोबिन इन लंग्स सरफेस एंड गेट डेसोसिएटेड इन टिश्यू, ये आपने याद करना है। सो एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजन जो है डिलीवर करती है 5 ml ऑफ द ऑक्सीजन। 100 ml ब्लड में 5 ml तक ऑक्सीजन जाती है टू द टिश्यू अंडर द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। तो यहाँ आप ये ग्राफ देख सकते हो, डेसोसिएशन कर्व दी हुई है रेड लाइन से, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, और यहाँ से कितनी परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है हीमोग्लोबिन में जाती है, इसको कहते हैं कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। 20 से 25% मैंने पहले बता दिया। बाइंडिंग जो है पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रोल प्ले करती है ऑक्सीजन के साथ, जो बाइंडिंग इफेक्ट होती है, जो टिश्यू में ज़्यादा होती है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन। जब पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन का कम होता है टिश्यू में, तो बाइंडिंग कार्बन डाइऑक्साइड की हो जाती है। वेन द कार्बन डाइऑक्साइड लो एंड ऑक्सीजन जो एल्वोलाई में ज़्यादा होती है, फिर इसकी डेसोसिएशन हो जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है टिश्यू में जुड़ती है, एल्वोलाई में टूटती है, तो ऑक्सीजन का रिवर्स होता है इसमें। सो द जो कार्बन डाइऑक्साइड है फ्रॉम द कार्बामिनो हीमोग्लोबिन जो है टूटती है एल्वोलाई में। सो कार्बन डाइऑक्साइड विद बॉन्ड विद द हीमोग्लोबिन फ्रॉम द टिश्यू इज डिलीवर्ड टू एल्वोलाई। आरबीसी कंटेन वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम दैट इज द कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये आपने याद करना, आरबीसी में होता है। और इसकी माइन्यूट क्वांटिटी जो है प्लाज्मा में भी होती है। और ये एंजाइम क्या करता है, इसको तोड़ता है, यानी ऑक्सीजन को डिजोल्व करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो कार्बोनिक एसिड बनाता है। एट टिश्यू साइट जो पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का जो ज़्यादा है, ड्यू टू कैटाबॉलिज्म से कार्बन डाइऑक्साइड सेल्यूलर रेस्पिरेशन में बनती जाती है। सो जो कार्बन डाइऑक्साइड फ्यूज़ हो जाती है आरबीसीज में एंड फॉर्म द कार्बोनियम आयन एंड हाइड्रोनियम आयन। और एल्वोलाई साइट है जहाँ पे पार्शियल प्रेशर इसका कम है
रिएक्शन जो प्रोसीड करती है अपोजिट डायरेक्शन में, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है। कहाँ बनेगा? यहाँ पे एल्वलाई में। सो द कार्बन डाइऑक्साइड जो ट्रैप होती है बाइकार्बोनेट एट टिश्यू लेवल एंड ट्रांसपोर्टेड टू एल्वलाई इन द CO2 लेवल। सो एवरी 100 ml जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इससे 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड एल्वलाई लेके जाते हैं। सो RBC की कैपेसिटी ज़्यादा है ऑक्सीजन के लिए। 100 ml जो है कितनी लेके जाता है, यहाँ मैंने आपको बता दिया था पीछे ऑक्सीजन के बारे में, 5 ml, तो यहाँ लेके जाएगा 4 ml। बाकी जो है डिज़ोल्व फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड जाती है। अब रेस्पिरेशन की रेगुलेशन कैसे होती है ये आप देख लीजिए। जहाँ से ह्यूमन जो है सिग्निफिकेंट एबिलिटी है मेंटेन करना है रेस्पिरेटरी रिदम को टू सूट द डिमांड ऑफ बॉडी टिश्यू। इट इज़ डन बाय न्यूरल सिस्टम। स्पेशलाइज जो सेंटर प्रेजेंट होता है मेडुला रीजन में, रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, एंड इट इज़ प्राइमरीली रिस्पॉन्सिव फॉर रेगुलेशन। अनदर सेंटर जो होता है पोन्स रीजन में होता है ब्रेन के, इट इज़ कॉल्ड निमोटैक्सिक सेंटर। ये आपने याद करना है। 2 सेंटर होते हैं, एक पोन एक मेडुला। सो कैन मॉडरेट द फंक्शनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी इंस्पायरेटरी रेस्पिरेटरी जो रिदम को कंट्रोल करता है। सो न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन जो है रेस्पिरेशन इंस्पायरेशन को कम या ज़्यादा करते हैं। एक कीमो सेंसिटिव एरिया होता है जो एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर, इट इज़ हाईली सेंसिटिव टू CO2 एंड हाइड्रोजन कंसनट्रेशन, इसके लिए ज़्यादा है। सो इंक्रीज इन दिस सबस्ट्रेट कैन एक्टिव दिस सेंटर विच इन टर्न कैन सिग्नल द रिदम सेंटर टू मेक द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द पल्मोनरी प्रोसेसेस by which these substances are eliminated. So receptor associated with aortic arc, carotid artery, ये भी याद रखना है, can also recognize change in carbon dioxide and hydronium ion concentration and send a signal to the rhythm center for the remedial action. The role of oxygen in regulation of respiratory center is very insignificant. तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का रोल है, जो रिसेप्टर होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ज़्यादा सेंसिबल होते हैं। तो ये आपने यहाँ इसको याद रख लेना है। कार्बन डाइऑक्साइड जो सिग्नल है यही जाता है सेंटर को और ये कंट्रोल करता है। तो जो एरोटिड आर्टरी में जो एरोटिक आर्क में जो रिसेप्टर होते हैं इसको बैरो रिसेप्टर का नाम देते हैं। ये आपने याद करना है। आगे बीमारियां रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की हैं, जो अस्थमा है, डिफ़िकल्टियाँ सांस लेना, इन्फ्लामेशन हो जाती है ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल की, दमा की बीमारी है ये। इम्फासीमा जो एलर्जी रिएक्शन है अस्थमा, इम्फासीमा एक क्रोनिक डिसऑर्डर है। एल्वियोलार आर डैमेज ड्यू टू द रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज़ हो जाता है। मेजर इसका सिगरेट स्मोकिंग है। सिगरेट स्मोकिंग से रेस्पिरेटरी सरफेस डैमेज हो जाती है, उसमें लंग्स की कैपेसिटी हाईली डैमेज होती है। उसके बाद ऑक्यूपेशनल बीमारियां जो कित्ते से होती हैं, कोई अपने फैक्ट्री में काम कर रहा है, जैसे ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग में काफ़ी डस्ट जाती है। डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी कैन नॉट फुली कॉप विद सिचुएशन, बॉडी आपकी इतनी फाइट नहीं कर पाती। सो लॉन्ग एक्सपोजर से इन्फ्लामेशन हो जाती है, फाइब्रोसिस हो जाती है एंड कोज अ सीरियस लंग डैमेज। वर्कर जैसे इंडस्ट्री में उनको जो प्रोटेक्टिव मास्क पाने ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, कैसा वीडियो लगा काइंडली कमेंट कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करिए ये वीडियो। आई होप यू वुड हैव एंजॉयड दिस ट्यूटोरियल। तो काफ़ी अच्छा वीडियो था, इसमें कुछ टर्में नहीं दी हुई, याद कर लीजिए, आप ट्रांसपोर्ट में काम आती हैं। बोहर इफ़ेक्ट, ये मैंने वीडियो डाले हैं, लिंक दे दूँगा। हार्डेन इफेक्ट एंड क्लोराइड शिफ्ट, ये काफ़ी रोल प्ले करते हैं। बोहर इफेक्ट आता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में, हार्डेन एंड क्लोराइड शिफ्ट आती है कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट में। ये आप डिस्कस कर सकते हो। और बाकी काफ़ी अच्छी बुक है, काफ़ी नॉलेजेबल सेशन था ये। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिएगा ताकि फ्रेंड्स और यहाँ अटैच हो सके। थैंक यू वेरी मच और ऐसे ही कनेक्टेड रहिए।